Hello everyone, welcome to Prelims Primer Weekly News Analysis by Aptiplus Academy for Civil Services। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज की पहली टॉपिक है फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल के थ्रू 850 से भी ज़्यादा FDI प्रपोजल्स को डिस्पोज किया गया। पहले एक बॉडी थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड FIPB। 2017 में इस बॉडी को डिसॉल्व कर दिया गया। ये बॉडी जो है रिस्पॉन्सिबल थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रोसेस करने के लिए अंडर द गवर्नमेंट रूट। FIPB के अबॉलिशन के बाद कंसर्न्ड मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जो हैं वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को गवर्नमेंट अप्रूवल ग्रांट करती थी। इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स के गवर्नमेंट अप्रूवल के लिए DPIIT को नोडल डिपार्टमेंट बनाया गया। DPIIT यानी डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इट फॉल्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और फाइनली उसके बाद एक पोर्टल बनाया गया दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल FIF पोर्टल। FIF पोर्टल जो है इट इज मैनेज्ड बाय द DPIIT। तो उसके बाद से FDI इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो प्रपोजल्स हैं वो इसी पोर्टल में फाइल किए जाने लगे दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल। So the Foreign Investment Facilitation Portal is a new online portal for investors to facilitate foreign direct investment. FIF पोर्टल में जो भी प्रपोजल्स फाइल किए जाते हैं इन्हें कंसर्न्ड एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री को तो फॉरवर्ड किया जाता ही है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंट्स देती है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स होंगे FDI के अंदर ये ठीक है कि नहीं। सिमिलरली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है ये सिक्योरिटी क्लियरेंस देती है कि FDI पॉलिसी के तहत जो रेगुलेशंस है उसके तहत ये इन्वेस्टमेंट्स FDI में किए जा सकते हैं या नहीं। तो इन अ नॉटशेल ये जो पोर्टल है ये FDI प्रपोजल्स को प्रोसेस करती है थ्रू द अप्रूवल रूट। द नेक्स्ट टॉपिक इज कोल इंडस्ट्री। रिसेंटली कोल कंज्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट इंटरवेंशन की मांग की है ताकि इंडस्ट्री की जो हाल है वो थोड़ी सुधर सके और कंज्यूमर्स पे जो बर्डन आ रहा है हाई कोल प्राइसेस का वो भी कम हो सके। हमें पता है कि कोल जो है इट इज predominantly comprised of carbon and it is readily combustible. कोल में मोस्टली कार्बन होता है और कुछ और एलिमेंट्स भी होते हैं जैसे कि हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। कोल कैसे बनते हैं हमें पता है। बेसिकली डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जब मिलियंस ऑफ ईयर्स तक अर्थ के अंदर अंडर हाई प्रेशर और हीट में रहते हैं देन दे आर कन्वर्टेड इनटू कोल। कोल के डिफरेंट टाइप्स होते हैं हमें पता है, लिग्नाइट, बिट्यूमिनस, एंथ्रासाइट एटसेट्रा। तो कोल फॉर्मेशन के दो तरीके होते हैं, डिफरेंट टाइप्स। एक होता है बायोकेमिकल, एक होता है जियोकेमिकल। बायोकेमिकल जो है प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, इसमें प्लांट मटेरियल जो है वो सबसे पहले पीट में कन्वर्ट होता है, फिर उसके बाद लिग्नाइट में। लेकिन जियोकेमिकल स्टेज में, जियोकेमिकल साइकिल में लिग्नाइट जो है वो पहले कन्वर्ट होता है इनटू बिट्यूमिनस कोल और फिर बिट्यूमिनस कोल जो है वो कन्वर्ट होता है इनटू एंथ्रासाइट। अभी हम यही तक देखते हैं क्या होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल, क्या उनकी कॉम्पोजिशन थोड़ी देर में हम देखेंगे। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल के बारे में दिया गया है। सबसे पहले जो पीट है जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा इन बायोजियोकेमिकल साइकिल, तो पीट जो है ये कोल नहीं होता है। इट इज पार्शियली डिकेड प्लांट मैटर जो डिफरेंट स्वॉर्म्स एरियाज में रहती है। जब ऑर्गेनिक मैटर पार्शियली डिके हो जाता है अंडर लिमिटेड ऑक्सीजन एनारोबिक कंडीशंस में तो उसे कहते हैं पीट। इसमें जो हीट कंटेंट होता है वो लो होता है अगर हम इसको बर्न करें तो। नेक्स्ट है लिग्नाइट या ब्राउन कोल। इसमें लो कंटेंट होता है हीट का, सल्फर कंटेंट भी लो होता है और इसकी सप्लाई जो होती है वो लिमिटेड होती है इन मोस्ट ऑफ द एरियाज। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेज में जो फॉर्मेशन होता है, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेड में जो है यहाँ पे दिखा रहा है कि इंक्रीजिंग हीट एंड कार्बन कंटेंट और ब्लू में इंक्रीजिंग मॉइस्चर कंटेंट। मतलब पीट में डेफिनेटली मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है, देन लिग्नाइट में उससे थोड़ा कम, बिट्यूमिनस में और थोड़ा कम मॉइस्चर और सबसे कम एंथ्रासाइट में। और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल है, सबसे पहले जो पीट है विच इज नॉट अ कोल एज डिस्कस्ड, इससे लिग्नाइट का फॉर्मेशन होता है। जितनी हीट और कार्बन कंटेंट बढ़ती जाती है विथ इंक्रीजिंग प्रेशर एंड हीट ओवर द ईयर्स,
अंडर द अर्थ, तो एक के बाद एक इन टाइप्स ऑफ कोल का फॉर्मेशन होता है। तो पीट के बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद बिट्यूमिनस और उसके बाद एंथ्रेसाइट। तो लिग्नाइट में हमने देखा कि इसमें हीट कंटेंट जो होता है बर्न करने के बाद ये लो होता है, सल्फर कंटेंट लो है, लिमिटेड सप्लाई होता है डिफरेंट एरियाज में। देन और भी साल अंडर हीट और प्रेशर के रहने के बाद फॉर्मेशन होता है बिट्यूमिनस कोल को। ये सॉफ्ट कोल होता है। इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड एज अ फ्यूल क्योंकि इसकी हीट कंटेंट हाई होती है और इसकी सप्लाई भी लार्ज है अक्रॉस द वर्ल्ड। नॉर्मली इसकी जो सल्फर कंटेंट है वो भी हाई होती है। फाइनली बिट्यूमिनस कोल के हंड्रेड्स ऑफ इयर्स के बाद जिस स्टेज का कोल फॉर्मेशन होता है उसे कहते हैं एंथ्रेसाइट। इट्स अ हार्ड कोल, हाईली डिजायरेबल है ये फॉर एज अ फ्यूल बिकॉज इसकी हीट कंटेंट हाई है, सल्फर कंटेंट लो है और सप्लाई भी लिमिटेड है इन मोस्ट ऑफ द एरियाज। तो हमने देखा कि विथ टाइम इंक्रीजिंग हीट एंड प्रेशर कार्बन कंटेंट बढ़ता जाता है, मॉइस्चर कंटेंट कम होता जाता है और क्वालिटी जो है कोल की वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होने लगती है और फ्यूल के पर्पस से उसकी डिजायरेबिलिटी भी बढ़ने लगती है। अगर हम यहाँ पे कंपोजिशन की बात करें तो हम देख सकते हैं कि एंथ्रेसाइट में कार्बन कंटेंट सबसे ज्यादा होता है। मास परसेंट ऑफ ईच एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है 92% एंथ्रेसाइट में। एंथ्रेसाइट में हाइड्रोजन का कंटेंट 3%, ऑक्सीजन 3%, नाइट्रोजन 1 एंड सल्फर ऑल्सो 1। बिट्यूमिनस में अगर हम आते हैं नेक्स्ट जो इसकी क्वालिटी होती है सबसे बेस्ट है एंथ्रेसाइट। फिर बिट्यूमिनस में 80% कार्बन रहता है, हाइड्रोजन 6%, ऑक्सीजन 8%, नाइट्रोजन 1% एंड सल्फर 5%। याद रखिएगा कि यहाँ पे सल्फर कंटेंट ज्यादा रहता है इन बिट्यूमिनस कोल। सब बिट्यूमिनस में 77 कार्बन और उसके बाद ये सारे लिग्नाइट में 71 कार्बन, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 23। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कंटेंट यहाँ पे लिग्नाइट कोल में मिलता है, नाइट्रोजन 1 एंड सल्फर 1। सबसे ज्यादा कोल रिजर्व्स की अगर हम बात करें तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएस के पास सबसे ज्यादा कोल रिजर्व्स हैं 23%। यूएस इज फॉलोड बाय रशिया 15%, फिर उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया 14%, चाइना 13% और फिर एक के बाद एक इंडिया के पास 10% कोल रिजर्व्स है वर्ल्ड की। ये तो थी रिजर्व्स की बात, कौन सी कंट्रीज के पास सबसे ज्यादा कोल रिजर्व्स हैं। अब आते हैं कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। कौन सी कंट्री सबसे ज्यादा कोल को प्रोड्यूस करती है यूज करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए। 2021 की अगर हम बात करें तो चाइना ने 3942 मिलियन टन्स कोल प्रोड्यूस किया। चाइना इज फॉलोड बाय इंडिया 767 मिलियन टन्स ऑफ कोल। इंडिया इज फॉलोड बाय इंडोनेशिया, यूएस एंड देन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे आप चार्ट पे देख सकते हैं। इंडिया की अगर हम बात करें तो सबसे पहले इन द ईयर 1774 कोल को माइन किया गया इन रानीगंज कोल फील्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी। रानीगंज कोल फील्ड जो है ये बंगाल में दामोदर रिवर के वेस्टर्न बैंक में स्थित है। इंडिया जो है इट हैज द लार्जेस्ट, 5th लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स इन द वर्ल्ड एंड इट इज द 2nd लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एज इट वाज डिस्कस्ड। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडिया की जो कोल रिजर्व्स हैं उसमें से 98% कोल जो है ये गोंडवाना कोल है जो गोंडवाना टाइम में बना था विच वॉज अराउंड 250 मिलियन ईयर्स अगो। और बाकी जो है वो टर्शियरी कोल, लिग्नाइट, ये यंगर कोल है जो बस 15 to 60 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये बना था। इंडिया की कुछ गोंडवाना कोल फील्ड्स जो हैं ये स्थित है रानीगंज में, बोकारो, सिंगरौली, कोरबा, तालचेर, वर्धा, बीरभूम, झाड़िया, नॉर्थ करनपुरा, सोहागपुर, एब वैली, सतपुरा, गोदावरी, राजमहल। यहाँ पे जो गोंडवाना कोल फील्ड्स हैं ये स्थित है। अगर टर्शियरी कोल लिग्नाइट फील्ड्स जो यंगर कोल फील्ड्स हैं इनकी बात करें तो ये स्थित है असम, मेघालय एरिया में। इसके अलावा कैम्बे, बीकानेर, नयवल्ली, बाड़मेर, संचोर और जम्मू एंड कश्मीर। अब अगर स्टेट वाइज रिजर्व्स की बात करें तो सबसे ज्यादा झारखंड में कोल रिजर्व्स हैं 26%। उसके बाद है ओडिशा में
24%. ओडिशा इज फॉलोड बाय छत्तीसगढ़, देन बंगाल. तो ये 4 याद रख सकते हैं हम. झारखंड, फिर है ओडिशा, फिर छत्तीसगढ़, फिर है बंगाल. अगर हम स्टेट वाइज कोल फील्ड्स की बात करें तो असम, मेघालय, मिजोरम, इन सब रीजन्स में जो कोल फील्ड्स आती हैं उनमें आते हैं उमासोर, चोरागांव, जरैन, कराईबाड़ी, तुरा, सोगरिंग. कश्मीर की बात करें तो लड्डा, कालकोट, मिथखा. राजस्थान पलाना, तमिलनाडु नेवली, कोड्डलोर, केरला वर्कला, क्विलोन और गुजरात में उमरसार कच्छ रीजन में है. गोंडवाना कोल फील्ड्स की अगर हम बात करें तो बंगाल में है रानीगंज, बांकुड़ा, यहाँ पे गोंडवाना कोल मिलता है. बिहार में झाड़िया, गिरिधि, बोकारो, दाल्टोनगंज, करनपुर, रामगढ़. ओडिशा में बात करें तो तालचीर, रामपुर, हिंगिर, संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है ये. लोअर गोंडवाना जो है ये जिन स्टेट्स में मिलते हैं वो है बंगाल, बिहार, ओडिशा, आंध्र प्रदेश. आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी और कमावरम. फिर है अपर गोंडवाना जो थोड़ा लेट में बना. मध्य प्रदेश की उमारिया, सिंगरौली, कोरबा, चिरमिरी, सोहागपुर, बिसरामपुर, मोहापानी. महाराष्ट्र की कोटा, चिकियाला, राजूर, बंदर और गुजरात की घुंकेरी. ये सारी गोंडवाना कोल फील्ड्स है इंपॉर्टेंट इंडिया की. अब ग्रेड वाइज कोल इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो 2021 तक यहाँ पे दिया गया है. सबसे ज्यादा ऑरेंज में थर्मल कोल जो है ये इंपोर्ट हुआ है इंडिया में. थर्मल कोल जो है इट इज फॉलोड बाय कोकिंग कोल. क्या होता है कोकिंग कोल? कोकिंग कोल बेसिकली एक ऐसा कोल ग्रेड है दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी कोक. कोक क्या है? कोक एक एसेंशियल फ्यूल है, एक रिएक्टेंट है जिसका यूज होता है इन स्टील मेकिंग. तो बेसिकली मेटलर्जिकल कोल या फिर कोकिंग कोल जो है ये कोल का ही एक ग्रेड है दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी कोक विच इज फर्दर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग गुड क्वालिटी स्टील. अब कोल से रिलेटेड की गवर्नमेंट जो एजेंसीज हैं इनके बारे में एक बार देख लेते हैं. पहला है मिनिस्ट्री ऑफ कोल. मिनिस्ट्री ऑफ कोल जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्ट्रेटेजीज फॉर कोल एक्सप्लोरेशन. प्रोजेक्ट अप्रूवल देती है और इसके अलावा प्रोडक्शन, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, कोल प्राइसिंग, सब कुछ से रिलेटेड जो भी डिसीजंस है ये मिनिस्ट्री ऑफ कोल ही डिसाइड करती है. इसके अलावा कितनी प्रोडक्शन होनी चाहिए देश में, प्रोडक्शन टारगेट्स जो हैं इसे सेट करती है मिनिस्ट्री ऑफ कोल. इसके अलावा दूसरे कुछ परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं फॉर कोल इंडिया, इन्हें भी सेट करती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कोल. मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंदर एक सबऑर्डिनेट ऑफिस आती है द कोल कंट्रोलर. द कोल कंट्रोलर जो है ये स्टैंडर्ड्स को सेट करती है, प्रोसीजर्स को सेट करती है कोल क्वालिटी को असेस करने के लिए, कोल क्वालिटी को इंस्पेक्ट करने के लिए और ये क्वालिटी डिस्प्यूट्स को, अगर कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी तो उसके केस में भी ये आर्बिट्रेटर का रोल निभाती है. प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल देने के टाइम पे अगर कोई इशू होता है तो कोल कंट्रोलर उसे सॉल्व करती है. एक्साइज ड्यूटीज को कलेक्ट करती है और कोल रिलेटेड जो भी स्टैटिस्टिक्स हैं, कितना प्रोडक्शन है, कितना इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट है, सारी जो स्टैटिस्टिक्स हैं इसे मैनेज भी करती है. कोल माइनिंग की जो लाइसेंसेस हैं, लीजेस हैं, इन्हें अप्रूव करती है स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन उसके बाद फाइनल जो प्रोजेक्ट अप्रूवल है इसे मिनिस्ट्री ऑफ कोल ही देती है. किन किन कंट्रीज से हमने सबसे ज्यादा कोल इंपोर्ट किया इन द ईयर 2020 एंड 2021, तो हम इस चार्ट में देख सकते हैं कि 2 सालों में ही 2020 और 21 में हमने सबसे ज्यादा कोल इंपोर्ट किया इंडोनेशिया से और उसके बाद हमने कोल इंपोर्ट किया सबसे ज्यादा साउथ अफ्रीका से. तो क्वेश्चन आता है कि अगर इंडिया के पास इतनी कोल रिजर्व्स हैं तो फिर हमें इंपोर्ट करने की क्या जरूरत है. तो बेसिकली इंडिया के पास कोल रिजर्व्स तो हैं, लेकिन गुड क्वालिटी कोल, स्पेशली कोकिंग कोल जिसका यूज स्टील मेकिंग में होता है एज अ रॉ मटेरियल, इट एक्ट्स एज अ फ्यूल, वी हैव लर्न्ड. तो इसका जो रिजर्व है ये कम है, इनफ नहीं है. अलाइड इंडस्ट्रीज में भी कोकिंग कोल का यूज होता है. तो अगर गुड क्वालिटी कोल कम है इसीलिए हम इसे इंपोर्ट करते हैं. मोस्टली हम इंपोर्ट करते हैं इंडोनेशिया से, हमने बात की थी, साउथ अफ्रीका, रशिया, ऑस्ट्रेलिया. और इसीलिए गुड क्वालिटी कोल को, लैक ऑफ गुड क्वालिटी कोल को, स्पेशली कोकिंग कोल को कॉम्पेंसेट करने के लिए हम इंपोर्ट करते हैं. प्लस देयर इज अ गैप बिटवीन डिमांड एंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैपेसिटी.
रिजर्व्स होना अलग बात है, प्रोडक्शन होना अलग बात है। रिजर्व्स है लेकिन कमेंस्यूरेटली उतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन कम है लेकिन डोमेस्टिक डिमांड जो है कोल की वो बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन से लेके हर चीज़ में कोल की यूज़ होती है। तो इस डिमांड को मीट करने के लिए, इस सप्लाई डिमांड मिसमैच को एड्रेस करने के लिए कोल को इम्पोर्ट किया जाता है। सप्लाई डिमांड मिसमैच को हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि 2019 की अगर हम बात करें तो इंडिया ने कोल प्रोड्यूस किया 730 मेट्रिक टन, लेकिन कंजम्पशन जो था वो अराउंड 970 मेट्रिक टन था। तो इसी से हम समझ सकते हैं 2019 में नेशनल मिनरल पॉलिसी को अप्रूव किया गया टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द अलॉटमेंट ऑफ माइनिंग ब्लॉक्स। हमें पता है कोल स्कैम में किस तरीके से किसी को भी माइनिंग अलॉट कर दिया जाता था और उसके बाद इतना ज़्यादा घोटाला हुआ। तो इसको एड्रेस करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लाई गवर्नमेंट नेशनल मिनरल पॉलिसी, उसमें कई सारे प्रोविजंस हैं, हम कभी डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा 100% FTI को अप्रूव किया गया अंडर ऑटोमेटिक रूट। क्या है ऑटोमेटिक गवर्नमेंट, हमने प्रीवियस सेशन में ही देखा था। तो कोल के सेल के लिए या फिर कोल माइनिंग एक्टिविटीज के लिए 100% FTI जो है इट इज अलाउड अंडर दी ऑटोमेटिक अप्रूवल रूट। इसके अलावा क्लियरेंसेस बहुत इजीली मिले, इसके लिए माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 को अमेंड किया गया। नॉट ओनली दैट, कमर्शियल कोल माइनिंग को परमिट दिया गया। लोकल ग्लोबल कंपनीज दोनों के लिए ही अभी कमर्शियल कोल माइनिंग जो है ये परमिटेड है। तो जाहिर है कि प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं अभी ये ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं और अकॉर्डिंगली कोल एलोकेशन होता है। एक ट्रिविया है, 1972-73 में कोल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया गया इंडिया में। और अगर हम पावर कैपेसिटी बाय फ्यूल की बात करें तो 2020 में अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो पावर है, एनर्जी है, वो प्रोड्यूस हुई फ्रॉम कोल 55%। उसके बाद कुछ अलग जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें 24%, फिर है हाइड्रो पावर से 12% और फिर नेचुरल गैस न्यूक्लियर पावर से सबसे कम 2% ओनली। प्री के पर्सपेक्टिव से हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया। नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट टॉपिक। अगली टॉपिक है डिजिटल इंडिया भाषिनी। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT ने एक सेशन किया रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स के साथ, और इस सेशन का जो एम था वो था डिजिटल इंडिया भाषिनी के स्ट्रेटेजी को शेप देना। क्या है डिजिटल इंडिया भाषिनी, समझेंगे। डिजिटल इंडिया भाषिनी में भाषिनी जो है इट स्टैंड्स फॉर भाषा इंटरफेस फॉर इंडिया। डिजिटल इंडिया भाषिनी जो है ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम करती है। लैंग्वेज ट्रांसलेशन प्लेटफॉर्म है। इसके लिए सभी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं इसमें कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा इंटरनेट में इन डिफरेंट डोमेन्स ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जिसमें गवर्नेंस एंड पॉलिसी रिलेटेड जो कंटेंट है वो रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंटेंट। इसके अलावा सिटीजन्स को एनकरेज किया जाएगा कि वो इंटरनेट को यूज करें इन देयर ओन लैंग्वेज। इसमें एक नेशनल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी यूज किया जाएगा। नेशनल पब्लिक डिजिटल प्लेटफॉर्म को बिल्ड करने का मतलब है सारी जो प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है सिटीजन्स के लिए, इन्हें लोकल लैंग्वेजेस में इसके बारे में कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा यहाँ पे। इससे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी सिटीजन्स को। MSME, स्टार्टअप्स और इंडिविजुअल इनोवेटर्स जो हैं इनके पास अब से रिसोर्सेस अवेलेबल हो जाएगी। कंटेंट जो अभी इन्हें समझ में नहीं आता क्योंकि एक ही लैंग्वेज में है, लोकल लैंग्वेज में नहीं है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू अगर ऑटोमेटिकली लैंग्वेज को प्रोसेस कर दिया जाए फ्रॉम इंग्लिश और एनी अदर लैंग्वेज टू लोकल लैंग्वेज, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी डिफरेंट सेक्टर्स में इन इनोवेटर्स को। वो MSME सेक्टर हो गया, स्टार्टअप में हो गया, इन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। भाषिनी प्लेटफॉर्म के मेन एम की अगर हम बात करें तो ये इंडियंस को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेगा और भी ज़्यादा इंडियंस को, और सारे इंडियंस जो हैं वो ग्लोबल कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे, वो भी लोकल अपने लैंग्वेज में। भाषिनी प्लेटफॉर्म जो है ये डिजिटल इनिशिएटिव्स के साथ सिटीजन्स को कनेक्ट करेगा
तो डिजिटल इंक्लूजन होगा। ऑफ कोर्स डिजिटल गवर्नमेंट को भी ये नर्चर करेगा, एक इकोसिस्टम तैयार करेगा जहाँ पे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, स्टार्टअप सब मिलके एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करे, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को डिप्लॉय करे, सारी सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती है सिटीजन्स को, ये सारी ही चीज़ें इंडियन लैंग्वेजेस में एक्सेसिबल हो जाए सभी को। सो इट इज़ ऑफ कोर्स अ जायंट स्टेप टू रियलाइज द गोल ऑफ डिजिटल गवर्नमेंट। अगली टॉपिक है आरबीआई। रिसेंटली बैंकिंग सेक्टर में ये विटनेस किया गया है कि फाइनेंशियल पैरामीटर्स में इम्प्रूवमेंट आई है डिस्पाइट दी कोविड-19 पेंडेमिक, और आरबीआई ने इसी ट्रेंड को ऑब्जर्व किया है अपने एनुअल रिपोर्ट में। आरबीआई जो है ये इंडिया का सेंट्रल बैंक है, रेगुलेटरी बॉडी है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के तहत ये आती है और ये इंडियन रुपी के इशुएंस और सप्लाई के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कंट्री की जो मेन पेमेंट सिस्टम है इसे मैनेज करती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए भी काम करती है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण ये जो है ये आरबीआई की एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन है जिसके थ्रू प्रिंट किया जाता है और मिंट किया जाता है इंडियन बैंक नोट्स को और कॉइन्स को। आरबीआई ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई को भी एस्टैब्लिश किया विच इज़ अ स्पेशलाइज्ड डिवीजन ऑफ आरबीआई। एनपीसीआई जो है ये हमें पता है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स को रेगुलेट करती है इंडिया में। एनपीसीआई जो है इसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन ने मिलके एस्टैब्लिश किया था इन द ईयर 2008। इसे सेंट्रली प्रमोट किया जाता है बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इटसेल्फ। और एनपीसीआई जो है ये एक अम्ब्रेला बॉडी है फॉर द ऑपरेशन ऑफ रिटेल पेमेंट्स इन इंडिया। ये जो एनपीसीआई है इसे प्रमोट किया जाता है बाय 10 मेजर बैंक्स, जिसमें स्टेट बैंक आते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, सिटी बैंक, एचएसबीसी बैंक, ये सारे आते हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑफ कोर्स कंसोलिडेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग वेरियस सिस्टम्स इनटू नेशन वाइड यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बिजनेस प्रोसेसेस, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये ही मोटिव है इसका। और एनपीसीआई के अंदर कई सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, हमें पता है। फॉर एग्जांपल रुपे है, फिर है भीम दैट इज भारत इंटरफेस फॉर मनी, यूपीआई दैट इज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। तो ये सारे ही एनपीसीआई के अंदर आते हैं। तो हमें पता है तो बेसिकली आरबीआई और आईबीए ने ही इसे फॉर्म किया था एनपीसीआई को। इसके अलावा आरबीआई ने डीआईसीजीसी दैट इज डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन को भी एस्टैब्लिश किया। इट इज अ स्पेशलाइज्ड डिवीजन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस ऑफ डिपॉजिट्स। मतलब अगर बैंक डूब जाए पूरी तरीके से तब सबके पास सबकी जो डिपॉजिट्स होती है बैंक के पास उसके अगेंस्ट कुछ इंश्योरेंस तो रहना चाहिए। तो पहले ये 1 लाख का था, अभी इसे 5 लाख कर दिया गया है। मतलब अगर किसी का बैंक में 50 लाख का भी डिपॉजिट है, 1 करोड़ का भी डिपॉजिट है, लेकिन अगर बैंक डूब जाती है तो उसे 5 लाख तक का ही अमाउंट मिलेगा। और इसे गारंटी करती है कौन? आरबीआई करती है। और इसे प्रोवाइड कौन करती है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। 2016 तक आरबीआई के पास फुल कंट्रोल था मॉनेटरी पॉलिसी का इंडिया में। मतलब क्या बैंक रेट होगा, क्या रेपो रेट्स होंगे, सीआरआर, ये सारा ही आरबीआई अकेले डिसाइड करता था। लेकिन 2016 के बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई और इसमें गवर्नमेंट स्टेक होल्डर्स भी हैं। तो एक साथ मिलके फिर ये डिसीजन होता है कि क्या पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी देश की। आरबीआई जो है ये इसे शुरू किया गया था बाय दी आरबीआई एक्ट 1934। इसके ऑपरेशंस जो है 1935 में शुरू हो गई थी, लेकिन 1 जनवरी 1949 को जाके आरबीआई जो है इसे नेशनलाइज किया गया। आरबीआई जो है इसकी ओवरऑल डायरेक्शन में टोटल 21 मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं। इसमें गवर्नर है, डिप्यूटी गवर्नर है, 4 डिप्यूटी गवर्नर है बेसिकली। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री के 2 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। बेसिकली यूजुअली ये इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी रहते हैं या फिर फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी। गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स रहते हैं टोटल 10 और 4 डायरेक्टर्स रहते हैं जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, इन सब ये जो स्टेट्स हैं इनकी लोकल बॉडीज को, बोर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं 4 डायरेक्टर्स। तो हमने क्या देखा इसमें, क्या रहते हैं? गवर्नर, 4 डिप्यूटी गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स, 10 गवर्नमेंट नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स और 4 डायरेक्टर्स जो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली
इन स्टेट्स की लोकल बोर्ड्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सारी लोकल बोर्ड्स हैं इसमें टोटल 5 मेंबर्स रहते हैं हु रिप्रेजेंट रीजनल इंटरेस्ट्स, और स्टेट की जो कोऑपरेटिव और इंडिजिनस बैंक्स हैं इनके इंटरेस्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं 5 मेंबर्स लोकल बोर्ड्स की 4 स्टेट में, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। तो ये सब कुछ मिला के 21 मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक बॉडी रहती है और यही ओवरऑल डायरेक्शन देती रहती है आरबीआई को। इस चार्ट में आप हायरार्की देख सकते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं इसमें सबसे पहले है गवर्नर, देन डेप्यूटी गवर्नर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल चीफ, जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, डेप्यूटी जनरल मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सपोर्ट स्टाफ। आरबीआई के कुछ नए इनिशिएटिव्स की बात करें तो 2021 में आरबीआई ने लॉन्च किया रिटेल डायरेक्ट स्कीम, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम और आरबीआई रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम जो है ये टारगेट करती है रिटेल इन्वेस्टर्स को टू इन्वेस्ट इजीली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। पहले रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे, बट इस स्कीम के बाद कर पाएंगे। और ऑफ कोर्स अभी ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट ही मेंटेन कर पाएंगे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। दूसरे में है आरबीआई इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम। ये एम करता है टू इम्प्रूव दी ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म। हमें पता है कि ओम्बड्समैन क्या होते हैं कि अगर किसी बैंक में किसी अकाउंट होल्डर को कोई परेशानी होती है, कोई कंप्लेंट है बैंक के अगेंस्ट, किसी एंटिटी के अगेंस्ट जो सेंट्रल बैंक के थ्रू रेगुलेटेड है, वो कोई भी बैंक हो सकता है, तो इन दैट केस दैट पर्टिकुलर पर्सन कैन अप्रोच दी ओम्बड्समैन। तो आरबीआई जो है अभी इसने मैंडेटरी किया है फॉर ऑल द बैंक्स इन इंडिया टू हैव अ सेफ बॉक्स इन देयर ओन रिस्पेक्ट स्ट्रांग रूम। तो ओम्बड्समैन का होना ऑफ कोर्स अभी मैंडेटरी है। रीजनल बैंक्स में एक्सेप्शन है और रूरल एरियाज में जो एसबीआई ब्रांचेस हैं वहां पे भी एक्सेप्शन है। अगर हम बात करें कि आरबीआई किन किन लॉज के अंदर आती है तो उसमें है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, इसी से उसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। फिर है पब्लिक डेट एक्ट 1944, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रेगुलेशंस 2007, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, सरफाइजी 2002, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट 2005, पेमेंट एंड सेटलमेंट्स एक्ट 2007। ये सारी ही लॉज जो हैं ये आरबीआई के लीगल फ्रेमवर्क में आ जाती है। ओके, मेन फंक्शंस की बात करें तो मॉनिटरी अथॉरिटी फॉर्मुलेट्स, इंप्लीमेंट्स एंड मॉनिटर्स दी मॉनिटरी पॉलिसी एज डिस्कस्ड बिफोर। मॉनिटरी पॉलिसी को हमने बार बार डिस्कस भी किया है इन प्रीवियस सेशंस इन डिटेल। ऑब्जेक्टिव है पूरी कंट्री में प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना। ऑब्जेक्टिव इसे रख के कि ग्रोथ बढ़ती रहे, ग्रोथ होती रहे और लेकिन प्राइस स्टेबिलिटी रहे, रुपी की अप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन बहुत ज्यादा ना हो, एक इक्विलिब्रियम सा बना रहे, ये इसका टारगेट है। ये रेगुलेटर है एंड सुपरवाइजर है ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम। पूरे देश में एक सेफ एंड एफिशिएंट पेमेंट इकोसिस्टम बना रहे ताकि पब्लिक की जो रिक्वायरमेंट्स हो वो मीट हो जाए, ये इंश्योर करना। पब्लिक की जो कॉन्फिडेंस है वो मेंटेन रहे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम में, वो तभी रहेगा जब ट्रांसपेरेंसी रहेगी, जब फ्रॉडुलेंस नहीं होगा पेमेंट। जिस तरीके से हम ऑनलाइन पेमेंट्स करते हैं इन डिफरेंट मोड्स, अगर वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी रही, वहाँ पे फ्रॉडुलेंस नहीं हुआ, वो सेफ हुआ, इसके साथ एफिशिएंट भी हुआ, इजीली कस्टमर्स जो है उसे एक्सेस कर पाए, तो ऑब्वियसली पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी रहेगा मेंटेन्ड इन पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। तो इस कॉन्फिडेंस को इंश्योर करने का काम है आरबीआई का। आरबीआई जो है ये फॉरेन एक्सचेंज जो है इसकी मैनेजर है, हमें पता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 के तहत फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करती है आरबीआई। इसके अंदर इंडिया की जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है इसे मेंटेन करना, फिर एक्सटर्नल ट्रेड को फैसिलिटेट करना, पेमेंट सिस्टम को फैसिलिटेट करना। हमें पता है कि फॉरेक्स रिजर्व्स को आरबीआई मेंटेन करती है एज अ कुशन आफ्टर द 1991 जो क्राइसिस हुआ था, उसके बाद एलपीजी, और उसके बाद से ही आरबीआई अच्छे से ये फॉरेक्स रिजर्व्स को मेंटेन करती है ताकि कोई ज़्यादा क्राइसिस ना आए, और क्राइसिस आए तो आरबीआई उसे टैकल कर सके बाय सेलिंग और परचेजिंग डॉलर्स, ताकि डॉलर और रुपये की जो इक्विलिब्रियम है वो मार्केट में, इंडियन मार्केट में बनी रहे।
तो जाहिर है ये मैनेजर है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की, इश्यूअर ऑफ करेंसी की कॉइन्स जो है हमें पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे मिंट करती है, तो लेकिन आरबीआई जो है इसे इशू करती है, तो वो करेंसी को इशू करती है। अगर एक्सचेंज करने की बात हो तो आरबीआई के साथ किया जा सकता है, करेंसी नोट्स को डिस्ट्रॉय करने की बात हो तभी ये जो मैंडेट है ये आरबीआई के पास रहता है। और पब्लिक को एडिक्वेट क्वांटिटी सप्लाई प्रोवाइड करना करेंसी नोट्स का और कॉइन्स का इन गुड क्वालिटी, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द आरबीआई। डेवलपमेंटल रोल तो है ही, वाइड रेंज ऑफ प्रमोशनल फंक्शंस रहती हैं जिसका लाइक टू सपोर्ट नेशनल ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, बैंक्स एक्सेसिबल हो सबके पास, जो पेमेंट सिस्टम एक्सेसिबल हो, लोग और भी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़े सबकी, ये सारी जो चीज़ें हैं इसके लिए जो प्रमोशन करनी पड़ती हैं ये भी आरबीआई के मैंडेट के अंदर आता है। आरबीआई जो है इट एक्ट्स एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एज वेल एज इट इज अ बैंकर टू बैंक्स। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही आरबीआई के साथ इस फंक्शन में रहती हैं जहाँ पे वो उधार लेती है फ्रॉम दी आरबीआई, डिफरेंट सिक्योरिटीज़ जो है इसे पब्लिक तक पहुँचाया जाता है थ्रू दी आरबीआई। तो ऑफकोर्स इट्स अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर टू बैंक्स एज वेल, क्योंकि सारी जो शेड्यूल्ड बैंक्स हैं ये अपनी बैंकिंग अकाउंट्स जो हैं ये मेंटेन करती है विद दी आरबीआई। आरबीआई की ये 27 रीजनल ऑफिसेस हैं जो सबसे ज़्यादा स्टेट कैपिटल में ही हैं, 4 सब ऑफिसेस हैं। कुछ रिपोर्ट्स हैं जो हर साल आरबीआई पब्लिश करती है, उनमें है रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड progress of banking in India, report on currency and finance, handbook of statistics on Indian economy, handbook of statistics on Indian states, state finances, a study of budgets, and primary urban cooperatives banks outlook. This is also released by the RBI annually. अगली टॉपिक है नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन ने नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 रिपोर्ट को रिलीज किया। ये जो रिपोर्ट है ये असेस करती है कि स्कूल एजुकेशन सिस्टम जो है उसमें चिल्ड्रन की क्या लर्निंग रही है, इसकी एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करती है। चिल्ड्रन की लर्निंग किन क्लासेस में, क्लासेस 3, 5, 8 एंड 10। स्कूल एजुकेशन सिस्टम की ओवरऑल असेसमेंट करती है ये सर्वे, और ये कवर करती है गवर्नमेंट स्कूल्स को जिसमें यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आते हैं, गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स को, प्राइवेट अनएडेड स्कूल्स को, सभी को कवर करती है और उसके बाद असेसमेंट करती है। सब्जेक्ट्स की बात करें तो क्लास 3 और 5 के लिए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स और एनवायरनमेंट, क्लास 8 के लिए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस, और क्लास 10 के लिए लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश। इस सर्वे की जो टेक्नोलॉजी पार्टनर है वो है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC। की फाइंडिंग्स की अगर बात करें तो इस सर्वे के अनुसार कोविड-19 के टाइम पे 80% ऑफ स्टूडेंट्स को ऐसा फील हुआ कि वो जो पढ़ाई है, लर्निंग है, ये बर्डनसम है और वो बेहतर सीख पाते अगर वो स्कूल अटेंड कर पाते। नियरली 24% ऑफ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्डेड कि वो दे डू नॉट हैव डिजिटल डिवाइस इन देयर होम्स। अप्रॉक्सीमेटली 45% ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें डिजिटल लर्निंग एक्सपीरियंस जो है वो जॉयफुल लगी, और 38% जो है उन्होंने ऐसा भी बोला कि लर्निंग जो है उसमें उन्हें डिफ़िकल्टी फील हुई। आउट ऑफ 500 अगर स्कोर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स अक्रॉस वेरियस क्लासेस परफॉर्म बेटर इन लैंग्वेजेस, लेकिन मैथमेटिक्स और साइंस जैसे सब्जेक्ट्स में ये पीछे रहे। क्लास 3 में अगर क्लास 3 के स्टूडेंट्स की सर्वे की बात करें तो स्टूडेंट्स से सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किया इन लैंग्वेज, एनवायरनमेंट और उसके बाद मैथमेटिक्स, और वेरियस सब्जेक्ट्स और क्लासेस में जो SC, ST और OBC स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सबसे पुअर परफॉर्मेंस दिया। तो यही जो बेसिक डिटेल्स हैं इस सर्वे की हमने डिस्कस किया। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दीमा हसाओ। रिसेंटली दीमा हसाओ में एक डिज़ास्टर हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल हुआ। इससे जो रेलवे लाइन है जो कनेक्ट करती है लुमदिंग को और बदरपुर को, इन को जो कनेक्ट करती है ये भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हो गई। दीमा हसाओ जो है बेसिकली ये कहाँ है इम्पोर्टेंट है, ये नॉर्थ काछाड़ हिल्स डिस्ट्रिक्ट में है और ये असम की एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट है जिसकी जो 6th शेड्यूल
में आती है। 6th शेड्यूल स्टेटस इसको दिया गया है। ये असम की जो 2 ऑटोनोमस हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं इसमें से एक है। इसमें दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट की हेडक्वार्टर जो है वो है हाफलोंग। इट इज़ द ओनली हिल स्टेशन इन असम और इसे स्विट्जरलैंड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट भी कहा जाता है। दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट जो है इट इज़ सराउंडेड बाय कर्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट एंड नागालैंड, ये नॉर्थ ईस्ट में है। मणिपुर जो है ईस्ट में है दीमा हसाओ के। होजाई डिस्ट्रिक्ट जो है ये नॉर्थ में है और वेस्ट कर्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ये नॉर्थ वेस्ट में है। मेघालय जो है ये वेस्ट में है और काछा डिस्ट्रिक्ट जो है ये इसके साउथ में है। अभी एट प्रेजेंट असम की 11 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इसे फंड मिल रहे हैं फ्रॉम द बैकवर्ड रीजन्स ग्रांट फंड प्रोग्राम और इसमें से एक है आपकी दीमा हसाओ। अगली टॉपिक है ट्राइमेरेस्यूरस माए। ये बेसिकली एक नई स्पीशीज है स्नेक की जिसे डिस्कवर किया गया फ्रॉम उमरोई मिलिट्री स्टेशन जो मेघालय के रीभोई डिस्ट्रिक्ट में है। इसे यूथ लेन कहा जा रहा है लोकली और ये जो ट्राइमेरेस्यूरस माए ये जो नई स्नेक की स्पीशीज है ये मिजोरम में इसे एक ग्रीन पिट वाइपर के रूप में भी इसे डिस्क्राइब किया जाता है। नॉट ओनली इन मिजोरम बट इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, मिजोरम मेघालय में भी इसके स्पेसिमेंस जो है ये कलेक्ट किए गए हैं। कुछ इस तरीके से दिखती है ये स्पीशीज। अगली टॉपिक है संगीत कलानिधि अवार्ड्स। अभी रिसेंटली संगीत कलानिधि अवार्ड्स को प्रेजेंट करने की बात को अनाउंस किया गया। इम्पोर्टेंट इसमें यह है कि संगीत कलानिधि अवार्ड क्या है। ये हाईएस्ट अवार्ड है कार्नेटिक म्यूजिक के फील्ड में जिसे 1942 में इस्टेब्लिश किया गया था इस अवार्ड को। इसके पहले जो है हर साल एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होता था और एक सीनियर म्यूजिशियन या एक्सपर्ट जो है उन्हें इनवाइट किया जाता था, लेकिन 1942 में ये डिसाइड किया गया कि जो म्यूजिशियन जिन्हें इनवाइट किया जाएगा हिल बी कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ संगीत कलानिधि। इसमें गोल्ड मेडल दिया जाता है और एक साइटेशन भी दी जाती है। 2005 से संगीत कलानिधि जो है इट हैज़ रिसीव्ड द MS सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय द हिंदू। मतलब संगीत कलानिधि को मिला है MS सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड। द हिंदू जो न्यूज़पेपर है उसने इसे इंस्टीट्यूट किया है इस अवार्ड को, MS सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड को। अगली टॉपिक है ILO रिपोर्ट। रिसेंटली ILO ने एक रिपोर्ट रिलीज की, मॉनिटर ऑन द वर्ल्ड ऑफ वर्क। इसकी जो 9th एडिशन है इसे रिलीज किया गया। की फाइंडिंग्स की बात करें तो मल्टीपल ग्लोबल क्राइसिस जो हैं ये अभी चल रहे हैं जिसने बहुत ज़्यादा ग्लोबल लेबर मार्केट जो रिकवरी होने चाहिए थी पैंडेमिक से उसे बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। इनइक्वलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है विथ इन कंट्रीज एज वेल एज बिटवीन दी डिफरेंट कंट्रीज। नंबर ऑफ आवर्स वर्कड ग्लोबली अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा गिराव फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2022 में देखने को मिला है। नेक्स्ट है कि मल्टीपल न्यू एंड इंटरकनेक्टेड ग्लोबल क्राइसिस, जिसमें फूड इन्फ्लेशन तो है ही, हम देख ही रहे हैं। एनर्जी प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन है, फाइनेंशियल टर्ब्यूलेंस है, डेट डिस्ट्रेस हो चुका है स्पेशली बिकॉज ऑफ द यूक्रेन रशिया क्राइसिस। ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुका है। हमें पता है कि रशिया और यूक्रेन बहुत ज़्यादा कई सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट करती है। नंबर ऑफ आवर्स वर्कड, इस चीज़ में हाई इनकम कंट्रीज़ में रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो हैं इकोनॉमीज़ ये काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर चुकी है। डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल स्पेस। रेवेन्यू और जनरेट जो होता है और एक्सपेंडिचर इसमें बैलेंस में दिक्कत है। सस्टेनेबिलिटी नहीं है, जो डेट है इसमें, और काफ़ी ज़्यादा जो वर्कर्स हैं दे आर वर्किंग विदाउट सफिशिएंट एक्सेस टू सोशल प्रोटेक्शन। 30 to 60% ऑफ वर्कर्स जो हैं 5 crore पीपल दे लॉस्ट देयर जॉब्स ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड टिल नाउ दे हैव नॉट ज्वाइंड एनी वर्क। women employment की अगर हम बात करें, it has come down particularly in sectors like healthcare due to the pandemic. Now coming to ILO, that is International Labour Organization. It was created in 1919 as a part of the Treaty of Versailles. हमें पता है World War I के बाद Treaty of Versailles साइन की गई थी, डिफरेंट बिटवीन द टू कंट्रीज, जिसमें एक तो जर्मनी था और बाकी जो अलाइज थे वो। तो ILO जो है ये एकमात्र एक ट्राइपार्टाइट यूएन एजेंसी है जिसमें गवर्नमेंट आते हैं, एम्प्लॉयर्स आते हैं और एज वेल एज वर्कर्स आते हैं। 187 मेंबर कंट्रीज हैं जो लेबर स्टैंडर्ड्स को
सेट करते हैं, पॉलिसीज़ को डेवलप करते हैं, लेबर पॉलिसीज़ को और प्रोग्राम्स को डिवाइस करते हैं ताकि डिसेंट वर्किंग कंडीशंस मिले विमेन एंड मेन को। ILO की जो हेडक्वार्टर्स है वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, कॉरपैट। अभी रिसेंटली इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी के बीच में एक कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कॉरपैट जो है वो कमेंस हुई इन नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल और इसकी 4th एडिशन थी ये। द एक्सरसाइज इज टेकिंग प्लेस अलॉन्ग द इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री। दो इंडिजिनसली बिल्ट इंडियन शिप्स, वॉरशिप्स जो हैं, जिसमें है एक कोरा जो एक गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है और एक है सुमेधा जो एक ऑफशोर पेट्रोल वेसल है। ये दोनों जो है ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस एक्सरसाइज में अलॉन्ग विद द बांग्लादेश नेवी शिप्स अली हैदर एंड अबू उबैदा। इंडिया बांग्लादेश कॉरपैट की जो पहली एडिशन है वो हेल्ड हुई थी इन द ईयर 2018। दोनों कंट्रीज के बीच में बायलैटरल एक्सरसाइज को अपग्रेड करना नेवीज के साथ, यही इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है। और म्यूचुअल कम्युनिकेशन जो है इसे और भी अच्छे से डेवलप करना, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर करना, ये इसके एम है। कॉरपैट एक्सरसाइज या कॉरपैट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये हर 2 साल में एक बार होती है टू इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द इंडियन ओशन रीजन। इंडिया जो है वो कॉरपैट एक्सरसाइज को कैरी करता है विद मेनी कंट्रीज, फॉर एग्जांपल इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, केनिया, UAE, कतर, ब्रुनेई, बहरीन, इजिप्ट, UK एंड जर्मनी। एम है इंडियन ओशन रीजन को सेफ रखना, सिक्योर रखना, कमर्शियल शिपिंग के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए और लेजिटिमेट मैरीटाइम एक्टिविटीज़ के लिए। हमें पता है कि चाइना की हेजेमनी किस तरीके से बढ़ रही है इनफैक्ट इंडियन ओशन रीजन में। इसके लिए ही, इसे काउंटर करने के लिए ये एक्सरसाइज काफ़ी मददगार है। एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज विजन ऑफ सागर, दैट इज सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, जो इंडियन नेवी है इसने काफ़ी प्रोएक्टिवली एंगेज किया है विद द कंट्रीज इन द इंडियन ओशन रीजन। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन नमकीन। अभी रिसेंटली ऑपरेशन नमकीन को लॉन्च किया गया बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI टू हिंडर नार्कोटिक ड्रग्स। जो डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस है इसने रिकवर किया है 52 kgs ऑफ कोकेन विच वॉज इम्पोर्टेड फ्रॉम ईरान। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ये जो है कि एक इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी है जो एंटी स्मगलिंग इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशंस और ऑपरेशंस में इन्वॉल्व रहती है। ये डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI जो है इट फंक्शंस एज द मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस एंड इट इज रन बाय द ऑफिसर्स फ्रॉम द CBIC, दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। DRI जो है इट वर्क्स टू सिक्योर इंडियाज नेशनल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। कैसे? ताकि स्मगलिंग को आउटराइट प्रिवेंट किया जा सके। किस चीज़ की स्मगलिंग को? फायर आर्म्स, गोल्ड, नार्कोटिक्स, फेक इंडियन करेंसीज, एंटीक्स, वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंटल प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों की जो स्मगलिंग होती है इसे प्रिवेंट किया जा सके और इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। इट ऑल्सो वर्क्स टू प्रिवेंट द प्रोलिफरेशन ऑफ ब्लैक मनी, ताकि ब्लैक मनी जो है इसे या फिर ट्रेड बेस्ड मनी को लॉन्डर किया जाता है बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, कमर्शियल फ्रॉड्स, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए DRI दैट इज डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस जो है ये काम करती है। और ऑपरेशन नमकीन जो है ये इसी बॉडी की एक इनिशिएटिव थी। अगली टॉपिक है लैवेंडर फेस्टिवल। अभी रिसेंटली इंडिया की सबसे पहली लैवेंडर फेस्टिवल जो इसे ऑर्गेनाइज किया गया भदरवा जो जम्मू एंड कश्मीर में है। इंडिया की पहली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई ऑल्टीट्यूड मेडिसिन जो है इसे भदरवा में ही बिल्ड किया गया। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ को प्रमोट करेगा इस रीजन में। लैवेंडर कल्टिवेशन जो है इसका काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, इसका पोटेंशियल है कि ये फार्मर्स इनकम को डबल करे, क्योंकि लैवेंडर कल्टीवेशन ने अभी 5000 से ज़्यादा फार्मर्स को एम्प्लॉय किया है जो जम्मू एंड कश्मीर रीजन में है। और मोर देन 1000 फार्मिंग फैमिलीज जो है वो लैवेंडर फार्मिंग को कर रहे हैं इन 200 एकर्स। तो यही इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा है एरोमा मिशन। एरोमेटिक प्लांट्स जो है वो नेचुरल मेडिसिन के तरीके से काम करती है, बिकॉज उनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है। इसमें लैवेंडर, डीमास्क, दमास्क, रोज एट्सेट्रा आते हैं। तो लैवेंडर जो है ये भी एक एरोमेटिक
प्लांट है जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है। एरोमेटिक प्लांट्स बेसिकली इसमें ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन प्लांट से, जिनका डिफरेंट यूजेस होता है इंडस्ट्रीज़ में। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, पेस्टिसाइड इंडस्ट्री, फ्लेवरिंग, फ्रेग्रेंस, इंसेक्ट रेपेलेंट, फिर हर्बल बेवरेज, इन सब चीज़ों में इन सब एरोमेटिक प्लांट्स का यूज़ होता है। एरोमेटिक क्रॉप्स के कल्टीवेशन के लिए भी इसका यूज़ होता है। इस मिशन का ट्विन एम है, एक है डोमेस्टिक डिमांड को प्रोड्यूस करना, मीट करना, और लैवेंडर प्रोडक्शन में ग्लोबल लीडर होना। टेक्निकल सपोर्ट जो है मिलती है इस मिशन में CSIR से, दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, लखनऊ की। गवर्नमेंट टू प्रमोट कोऑपरेटिव्स फॉर मार्केटिंग एक्टिविटीज, कल्टीवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ हाई वैल्यू एरोमेटिक प्लांट्स, एग्रो टेक्नोलॉजीज और प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़ को डेवलप करना, सेटअप करना, स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट को बिल्ड करना और क्रेडिट फैसिलिटीज़। तो यही सब इस चीज़ की जो ऑब्जेक्टिव है लैवेंडर मिशन की। निर्देशक जो है ये 4 सर्वे वेसल है बड़े बड़े, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स की कोलकाता में, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स कोलैबोरेशन में L&T, लार्सन टॉब्रन शिप बिल्डिंग जो है इंडियन नेवी। तो इन दोनों के अंदर बिल्ड की गई जो 4 सर्वे वेसल्स है, सर्वे करती है ऐसी वेसल्स, इसमें से एक है निर्देशक, सेकंड वेसल। शिप जो है इसका नाम निर्देशक से पड़ा है, जो विच वॉज ऑल्सो एन इंडियन नेवी सर्वे शिप, जिसे 32 ईयर्स के बाद डिकमीशन कर दिया गया इन द ईयर 2014। तो ये जो सर्वे वेसल्स है, तो इन 4 सर्वे जो शिप्स हैं इन्हें बिल्ड करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला। इट वाज साइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता में। फर्स्ट शिप जो थी उसकी नाम थी संधायक। इसे लॉन्च किया गया था 2021 में दिसंबर को कोलकाता में, और ये अभी दूसरी है निर्देशक। ये जो शिप्स हैं ये एग्जिस्टिंग जो संधायक क्लास सर्वे शिप्स हैं इसे रिप्लेस करेगी विथ न्यू जनरेशन इक्विपमेंट्स, ताकि ओशन के नीचे जो डेटा है इसे इजीली कलेक्ट किया जा सके। अगली टॉपिक है रंबन टनल कोलैप्स। रिसेंटली रंबन टनल कोलैप्स कर गई और इसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए यूनियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है। बस यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ये कहाँ पे है ये रंबन टनल। ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, और इसमें बाकी और कुछ डिटेल जो है इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड्स की वजह से दिस एरिया इज़ वेरी मच वल्नरेबल, तो ये एक इशू है। अगली टॉपिक है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। अभी इंडिया इज सेट टू ज्वाइन US प्रेसिडेंट जो बाइडेंस न्यू ट्रेड इनिशिएटिव, जिसका नाम है इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। इसे रिसेंटली अनाउंस किया गया था। इसमें इट विल इंक्लूड 7 आउट ऑफ 10 मेंबर्स ऑफ द आसियान। 10 में से 7 कंट्रीज, आसियान के 10 कंट्रीज में से 7 कंट्रीज रहेंगे, क्वाड कंट्रीज रहेंगे चारों। इसके अलावा मतलब जिसमें इंडिया, जापान, US और ऑस्ट्रेलिया आता है। इसके अलावा न्यूजीलैंड रहेगा। तो टोटल 40% ऑफ ग्लोबल GDP जो है वो रिप्रेजेंटेड हो जाएगी इन दिस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम। 4 पिलर्स के ऊपर यहाँ पे नेगोशिएशंस जो हैं वो चलेंगे। एक है ट्रेड, एक है सप्लाई चेन रेजिलियंसी। सप्लाई चेन रेजिलियंसी मतलब अगर कोई पेंडेमिक या दूसरे कुछ इश्यूज के लिए, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर, तो अगर वो जो एक्सपोर्ट करते हैं या फिर वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई इशू होता है तो पूरा जो सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब कर जाता है। इसे रोकने के लिए ये जो है बनाई जा रही है। इसके अलावा क्लीन एनर्जी, डिकार्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तो है ही। टैक्सेस, एंटी करप्शन मेजर्स, ये सारे ही इसमें लिए जाएंगे। IPEF जो है ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं रहेगा, जिसमें ड्यूटीज़ जो हैं इसे हटा दिए जाते हैं बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, और टैरिफ रिडक्शन, मार्केट एक्सेस इंक्रीज, ये सब भी इसके अंदर नहीं आते। आसियान के वो 3 कंट्रीज जो IPEF के मेंबर्स नहीं हैं उनमें है म्यांमार, कैम्बोडिया एंड लाओस। IPEF के अंदर इंडो पैसिफिक रीजन में एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स जो हैं उन्हें सेट किया जाएगा और उन्हें फॉलो भी किया जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू डिजिटल इकोनॉमी, डेटा लोकलाइजेशन, क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लोज, जो काफ़ी ज़्यादा अभी ये इशू चल रहा है। इसके अलावा इन्फ्लेशन को काउंटर करना, सप्लाई चेन को रिजिलियंट बनाना तो हमने डिस्कस किया है, और
काफ़ी ज़्यादा कमिटमेंट्स को प्रमोट करना फ्रॉम एवरी मेंबर कंट्री ऑन क्लीन एनर्जी एंड डिकार्बनाइजेशन, इसके अलावा फेयर इकोनॉमी, इन सब कमिटमेंट्स को रखा गया है अंडर IPEF। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं, आपको बताना है कौन से ट्रू हैं कौन से फॉल्स। नंबर 1, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल इज एडमिनिस्टर्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन DPIIT and the Ministry of Commerce and Industry. Number 2, coal is mostly carbon with variable amounts of other elements, chiefly hydrogen, sulfur, oxygen, argon and nitrogen. Number 3, India has the second largest coal reserves in the world. Number 4, the National Achievement Survey 2021 report has been released by the Ministry of Commerce and Industry. Number 5, Sangeet Kalanidhi Award is considered the highest accolade in the field of Hindustani music. It came into existence in 1942. Number 6, Indo-Pacific Economic Forum grouping will include all 10 members of the ASEAN, all 4 Quad countries and New Zealand. Number 7, Digital India Bhashini is India's artificial intelligence-led language translation platform. Number 8, following India's independence on 15th August 1947, the RBI was nationalized on 1st January 1952. Number 9, Ramban Tunnel is situated in Himachal Pradesh. Number 10, around 50% of the India's total coal reserves are from Gondwana times. This coal was formed about 250 million years ago. With this we come to an end of this session. Thank you so much.